औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अनीस अबाला खाना। प्रोग्राम आप देख रहे हैं बात से बात मेमन न्यूज़ के साथ, जिसमें हम रियल इस्टेट से वाबस्ता और जो तामीराती शोबाजात से वाबस्ता मारूफ़ और नुमायाँ अफराद हैं उनको अपने इस बज़ में बुलाते हैं और बुलाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम ये चाह रहे थे कि चूँकि रियल इस्टेट एक ऐसा शोबा है या तामीराती शोबा एक ऐसा शोबा है कि जो किसी भी मुल्क में ले लें, चाहे आप अमेरिका में ले लें, पाकिस्तान में ले लें, हिंदुस्तान में ले लें, कहीं पे भी चले जाएं आप, वहाँ पर उस मुल्क की तरक्की में इस शोबे ने बहुत नुमाया किरदार अदा किया है। लेकिन इससे वाबस्ता लोग अक्सर जो है पर्दे के पीछे रहते हैं। तो मेमन न्यूज़ ने यह सिलसिला शुरू किया है कि इसमें ऐसे लोग जो बहुत बड़े काम करते हैं, बिल्डर्स भी हैं, और ज़ाहिर बात है रियल इस्टेट एजेंट का बहुत बड़ा काम होता है किसी सोसाइटी को आबाद करना, किसी को प्रॉपर्टी दिलवा देना और उसके सारे मराहिल को हल करना, तो बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन ये मेरे पर्दे के पीछे रहते थे। हम उनको चाह रहे हैं कि वो भी आगे आएँ, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट इंशाल्लाह आगे मज़ीद भी तशरीफ़ लेकर आएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आप जो हैं काउंसलर हैं डिफ क्लेरिया, एक एसोसिएशन है जो डिफेंस और क्लिफ्टन के रियल इस्टेट को प्रेजेंट करती है। तो मुंतखब होते हैं, इलेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें किसी भी शख्स को आप काउंसलर बना दें, किसी को भी जनरल सेक्रेटरी बना दें। बाकायदा वो एफर्ट करते हैं, कैंपेन चलती है और फिर कारकर्दगी की बुनियाद पर उनको वोट दिया जाता है, और जो फिर वोट से मुंतखब होता है वो आगे आता है, और फिर वो 2 साल के टर्नओवर होती है, और फिर इस तरह वो डिफ क्लियर में खिदमात अंजाम देता है। हमारे साथ जो मौजूद हैं, आप काउंसलर हैं DA6 के। आप पूछेंगे DA6 क्या होता है? DA6 से हमारे डिफ क्लियर ने जो जोन बनाए हुए हैं, तो DA6 फेज़ 2 जो है एक्सटेंशन, ये डिफेंस का एक इलाका है, वहाँ के आप काउंसलर हैं। और काउंसलर का काम ये होता है कि जो ब्रोकर्स को या बाज़ औक़ात कस्टमर्स को जो मसाइल होते हैं तो वो उनके पास तशरीफ़ लेकर आते हैं, और फिर वो मिल बैठ कर बाहमी जो एक बातचीत के ज़रिए, मुशावरत के ज़रिए जो भी बेहतरीन हल होता है उसके ज़रिए वो जो काउंसलर होते हैं वो इसमें काम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद है ग़ुलाम मुस्तफ़ा आज़ाद साहब, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए, और इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम में नाज़रीन हम जो है मोटिवेशन के हवाले से भी बात करेंगे, जो नए लोग आना चाह रहे हैं उस हवाले से बात करेंगे। और ख़ास तौर पर हमारी जब प्रोग्राम से पहले गुफ्तगू हो रही थी तो इसमें जो बात मैंने नोटिस की वो था ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई का जज्बा। मैंने इनसे ऑफ दी रिकॉर्ड जो है, जब हमारी बातचीत हो रही थी तो मैंने इनसे पूछा कि मुस्तफ़ा भाई आप माशाल्लाह इतना जज्बे में नज़र आते हैं, तो पाँव की हवाले से आप माजूर हैं, तो इसको आप कितना फ़ील करते हैं? उन्होंने क्या जवाब दिया मैं ख़ुद नहीं बताऊंगा, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, आगाज़ करते हैं। ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई, माशाल्लाह आप जो हैं काउंसलर हैं जी जी, और काउंसलिंग भी करते हैं लोगों की, और जो मसाइल वगैरह आते हैं उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि काउंसलर बनना तो ज़ाहिर बात आसानी, ऐसा तो नहीं है कि आप कल आए और आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया। बड़ा टफ़ कॉम्पिटिशन होता है। जी जी, टफ़ तो बहुत आसान काम नहीं होता, कैंपेन चलती है। कब से इस शोबे में मौजूद हैं आप रियल इस्टेट के सेक्टर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मेमन न्यूज़ का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे जो है वो हौसला बख्शा। तो मैं इस फील्ड में तकरीबन जो है वो 18 साल से मुंसलिक हूँ, और मेरा ऑफिस जो है वो जामी कमर्शियल में, और वहीं से मैं रियल इस्टेट का अपना जो है काम करता हूँ। तो ये जो काउंसलर पे आना, और एक तो वैसे इंसान आजकल की ज़िंदगी में तंग आया हुआ होता है, फिर आपने इलेक्शन में हिस्सा लेना और फिर लोगों के मसाइल हल करना, किस तरह ख्याल है काउंसलर की तरफ जाने के लिए? एक्चुअली मैं शुरू से ही क्योंकि इस फील्ड में था, और काफ़ी अब ज़रा 18 साल एक लंबा तवील अरसा है, तो जो हमारे दोस्त हैं वगैरह हैं और जो दूसरे हमारे कोलीग्स हैं, तो उन्होंने बोला कि इस दफ़ा आप ख़ुद इस फील्ड में आएँ और काउंसलर का इलेक्शन लड़ें। इससे पहले जितने भी जो हमारे इलाके से काउंसलर जीते थे उनको हम लोग सपोर्ट करते थे और उनके लिए हम काम करते थे। तो इस दफ़ा क्योंकि हमारा एक नया ग्रुप बना था प्रोग्रेसिव के नाम से, तो उसकी जो सीनियर क़यादत थी उन्होंने मुझे कहा कि आप इस हलके के लिए आप ख़ुद आएँ और आप इलेक्शन लड़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया,
और मैंने 2/3 की मेजॉरिटी से जो है वहाँ इलेक्शन जीता। बड़ी बड़ी कामयाबी है जी जी माशाल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफ़ा साहब का जब नाम आता है तो लोग कहते हैं कि ये दबंग हमारे काउंसलर हैं माशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको बरकत है। किसी से मुतासिर हुआ इस फील्ड में आने के लिए? यानी ज़ाहिर बात है 18 साल का अरसा हुआ, तो उससे पहले क्या पढ़ाई करते रहे या किसी और कारोबार से मुंसलिक थे या डायरेक्ट ही किस तरह इस तरह मुतवज्जो एक्चुअली हुए? अनीस भाई ये ऐसा है कि मैंने इब्तदाई तालीम जो है वो गुलिस्तान स्कूल से हासिल की। तो जब मैं मैट्रिक में था तो मेरे साथ एक हादसा पेश हुआ, तो जिसने जो है मेरी जो टोटल ज़िंदगी थी उसका रुख ही चेंज कर दिया। तो मुझे एक्चुअली बुखार हुआ और उसके बाद मेरे स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो एक वायरल होता है जिसको GBS कहते हैं, वो मेरी बॉडी में गया और मेरा जो लोअर लिम्ब है या लोअर हिस्सा है ये पैरालाइज हो गया। तो एक यानी कि एक नॉर्मल आदमी जो है वो जब यानी पैरालाइज हो जाए, डिसेबल हो जाए, तो उसको अपनी लाइफ एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो शुरू में काफ़ी मुश्किलात आई, 2-3 साल इसी स्ट्रगल में रहे। फिर मैंने दोबारा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। फिर मैंने मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन जो है कॉमर्स में किया कराची यूनिवर्सिटी से। तो मुझे शुरू से जो शौक़ था वो पाकिस्तान आर्मी का शौक़ था, और अगर अल्लाह ताला मुझे अपने पाँव पे सलामत रखता तो शायद मैं आज मेजर या कर्नल के रैंक पे होता। लेकिन मेरा क्योंकि शौक़ था पाकिस्तान आर्मी का, तो फिर मैंने एज ए अकाउंटेंट जो है वो डिसेबल कोटे पे 5 साल में जो है पाक आर्मी के साथ मैंने सर्व किया। तो वहाँ सर्व करने के बाद फिर रियल स्टेट, क्योंकि हमारा जो है वो फैमिली प्रोफेशनल है, तकरीबन हमारे जितने भी जो बड़े हैं, हमारे ताया हैं, चचाज हैं, वो सारे इसी काम से मुंसलिक हैं। तो मुझे भी इस काम का शौक़ था, लेकिन पहले मैंने अपना शौक़ पूरा किया, उसके बाद फिर मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया। तो ये डिसेबिलिटी जब आपकी हुई तो आपको कोई ऐसे ट्रांस में आप चले गए थे या ऐसी सिचुएशन थी कि आप मायूसियों के दरवाजे आप पे खुल गए, आपको उम्मीद की किरण भी नज़र नहीं आ रही, ऐसे कोई सिचुएशन? बिल्कुल ऐसे ही है अनीस भाई। देखें, एक नॉर्मल आदमी जब जो मैट्रिक यानी 15-16 साल की उम्र तक एक नॉर्मल लाइफ जीता है, और उसके बाद एकदम से जब आपको पता लगता है कि भाई आप तो अब मूव नहीं कर सकते हो, आप व्हीलचेयर पे आ गए हो, तो काफ़ी मायूसी होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी भी मायूसी को नहीं लिया। और एक रमज़ान का एक वाक़या छोटा सा मैं सुना देता हूँ कि रमज़ान में शायद किसी ने मेरे लिए जो है ना 1000 रुपये भिजवाए कि ये आपके लिए भिजवाएं। तो मैं ये समझा कि शायद भाई अब मैं डिसेबल हो गया हूँ, माजूर हो गया हूँ, तो ये जो 1000 रुपये हैं अब लोग मुझे ज़कात और खैरात देंगे। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। उस दिन मैंने डिसाइड करना था कि आया मैं डिसेबल बन के सारी ज़िंदगी गुजार दूँ या फिर मैं जो है वो इसका मुकाबला करूँ। उस दिन मैंने फ़ैसला किया कि भाई आई एम नॉट अ डिसेबल, दिस इज़ माई एबिलिटी इन डिफरेंट शेप, और मैंने इसको जो है हमेशा पॉजिटिव वे में लिया। फिर मैंने कभी भी अपनी डिसेबिलिटी को आड़े नहीं आने दिया। मैं स्कूल जो मैट्रिक था उस पर रेगुलर जाता। फिर मैंने कॉलेज जो है वो नेशनल से किया है शहीद मिलत पे, वहाँ पे मैं रेगुलर कॉलेज जाता। फिर मैं यूनिवर्सिटी जाता। तो मकसद ये कहने के है कि मैंने डिसेबिलिटी को कभी भी जो है अपनी लाइफ में नहीं समझा कि भाई मैं डिसेबल हूँ या दूसरों से कमतर हूँ। मैंने हमेशा जो है वो इस चीज़ को जो है पीछे रखा और जो है अपनी जो मेरी सलाहियत थी उसको मैं आगे लेके आया। अच्छा, ये बताइए कि आपने इस हवाले से बात किया, और नाज़रीन ये देखें बड़ी बात है कि एक शख्स जो माजूरी का शिकार है, और ज़ाहिर बात है कि इससे मैट्रिक तक तो इंसान जो है ज़िंदगी जो जी रहा होता है, क्रिकेट भी खेल रहा होता है, हॉकी भी, दीगर स्पोर्ट्स में भी, और फिर इसके बाद अचानक जब ऐसा मामला हो जाते हैं, क्या खुदा ना खास्ता वो डिसेबल हो जाए, तो उस वक्त आप खुद फील कर सकते हैं कि उसके क्या जज्बात होंगे। तो यही बात मुझे मोटिवेट करती है। मैं जब ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई की तरफ देखता हूँ तो ये बात मुझे भी मोटिवेट करती है कि यार जब ये बंदा जो है डिसेबल, मुझे तो डिसेबल नहीं कहना चाहिए, डिसेबल तो होता भी नहीं है, ये तो हम अपनी इस तरह बोलते हैं डिसेबल, नहीं तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये तो डिसेबल हर वो आदमी है जो अगरचे पूरे शेप में है लेकिन मेंटली तौर पर डिसेबल है, तो डिसेबल है। एक्चुअली इसको मैं कहता हूँ ये एबिलिटी है लेकिन इन डिफरेंट शेप है। इन डिफरेंट शेप, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, ये रियल इस्टेट शोबे के अंदर आप आए, अब इसके बाद हम आपने आर्मी से आगे आने के बाद फिर आपने ये रियल इस्टेट शोबे में लिया, तो ये इस वक्त कोरोना से पहले की लाइफ अगर हम देखें, कोरोना की बात क्या डिफरेंट देख रहे हैं, क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप आगे? क्योंकि बहुत से लोग
हमने देखा है कि रिसेंटली अपने अपनी ऑफिसेज बंद कर दिए, आपको भी इस चीज़ का इल्म होगा। अपने ऑफिस से वो कह रहे हैं कि नहीं अब आगे हमें स्कोप नज़र नहीं था। आप इसको किस तरह देख रहे हैं, आगे स्कोप है, सब्र करना चाहिए या? देखें, प्रॉपर्टी का जो काम है ना अनीस भाई, वो है ही सब्र का नाम। जिस बंदे के अंदर सब्र और बर्दाश्त है तो वो इस प्रॉपर्टी के काम में आएगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको जो है वो तरक्की देते हैं। देखें, कोरोना से पहले भी जो है वो पेंडेमिक सिचुएशन थी मार्केट, क्योंकि जो है वो रेट्स काफ़ी नीचे आए हुए थे, लोग काफ़ी टेंस थे। फिर कोरोना आ गया और फिर उसकी वजह से भी काफ़ी लोगों को परेशानी आई। लेकिन फ़िलहाल जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो पैकेज दिया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, उससे जो है वो हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका दोबारा रिवाइवल हो रहा है। इस वक्त जो है मार्केट जो है वो बहुत ही अच्छे पॉजिटिव नोट पे है और काम हो रहा है और सरमायाकारी भी इसमें काफ़ी हो रही है। फिर ये बंद जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है? हम तो ये तो हकीकी बात है, आप ये क्यों बंद हो रही है? आप तो काउंसलर हैं, आपके पास भी लोग आ रहे होंगे, आपके वोटर्स भी होंगे, बहुत सारे लोग बंद करके भी जा रहे होंगे, तो फिर बंद क्यों हो रही है? एक्चुअली जो 3 से 4 महीने का जो टाइम गुजरा है उससे पहले भी जो है वो क्रूशियल पोजीशन थी, तो लोग जो है वो सस्टेन नहीं कर सके। ख़ास तौर पर जो नए यंगस्टर्स हैं वो थोड़ा जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं। तो उस सिलसिले में जो है वो जैसे पुराने ऑफिस जो हैं वो अभी भी इस वक्त रन कर रहे हैं, लेकिन नए ऑफिस कुछ बंद हुए हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो है वो तकरीबन 15 या 20 दिन से मार्केट में एक पॉजिटिव नोट आया हुआ है और हर सेक्टर में, चाहे आप फेज़ 8 का लें या DHA सिटी का लें, बैरिया का लें, तो उसके अंदर पॉजिटिव नोट आया हुआ है और इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। और लोग जो है वो अपना जिनको जो भी परचेजिंग करनी है, क्योंकि जो इमरान साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पैकेज दिया है वो काफ़ी पॉजिटिव है, तो उसके तहत जो है मार्केट मैं देखता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी आगे चल के। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आप काउंसलर हैं, तो हर केस के हवाले से तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, बात भी बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। कोई कॉमन 2-4 बातें ऐसी जो जिन मसाइल का ब्रोकर्स हजरात को सामना रहता है क्लाइंट की तरफ से, फिर हम ब्रोकर टू ब्रोकर के हवाले से बात करें, क्योंकि हमारा मकसद इस प्लेटफॉर्म से लोगों का आगाह करना है। जो ब्रोकर हजरात भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और आवाम भी देख रहे होंगे जिनका प्रॉपर्टी से सेल एंड परचेज़ के हवाले से ताल्लुक़ है। सबसे पहले आपको क्या समझते हैं, किस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा आपके पास आते हैं? देखिए, बेसिक जो मसाइल आते हैं मेरे पास वो तो ज़्यादातर ब्रोकर टू ब्रोकर होते हैं। बहुत कम मसाइल ब्रोकर टू जो क्लाइंट है उसके साथ होते हैं। बेसिक जो आंसर इसमें पाया जाता है वो प्रोफेशनलिज्म का फुकदान है इसमें, क्योंकि हमारे जो ब्रोकर हज़रात हैं वो जो भी काम है उसको प्रोफेशनल या एहसन तरीके से नहीं करते हैं। जो भी आप काम करें आप प्रॉपर उसका एग्रीमेंट करें, प्रॉपर उसका जो है विटनेस करवाएं और प्रॉपर जो भी चीज़ें हैं वो आप लिखत पढ़त में लेके आएँ। और दूसरा ये चीज़ है कि इसमें लालच का आंसर बहुत ज़्यादा आता है। आप जो है वो लालच करते हैं और कोई चीज़ आपको, जैसे कोई क्लाइंट आपको प्लॉट बेच रहा है, आपको लगता है कि यार ये मैं इससे लेके आगे कुछ पैसे रख के मैं बेच दूंगा, उसको आप अपना बयाना कर लेते हैं या वो कर लेते हैं। तो जब लालच आ जाती है तो फिर उसी चीज़ में बाद में आप सेल आउट नहीं कर सकते हैं, फिर आप उसमें फंसते हैं। तो हमेशा कोशिश ये करें कि जो आपकी हक हलाल की कमाई है, जो आपके सर्विस चार्जेस हैं, आप उस पर काम करें और क्लाइंट टू क्लाइंट काम करें। डिफ क्लियरिटी सिलसिले में बहुत कुछ काम कर रही है। खासतौर पर हमने देखा है कि पूरा इन्होंने SOP भी बनाई हुई है, जो बहुत अच्छी SOP है। इसके अंदर ये भी कहा गया है कि आप 2% आप जो है अपनी सर्विस चार्जेस आप चार्ज करेंगे। लेकिन थोड़ा सा तल्ख सवाल ज़रूर है जी जी, लेकिन मैं आपसे इसलिए करूँगा कि प्रोग्राम का थीम भी इसी तरीके से है कि कहना बड़ा आसान है कि भाई 2% आपने लेना है, और मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं। लेकिन हमने ये देखा कि ब्रोकर्स जो है आपस में इतनी कंपटीशन होती है कि एक बंदा जब आपको 2% पे आ रहा है तो वो इसके बाद जो है दूसरा बंदा 1% पे आ रहा है, तो उसको डिफिकल्ट या आप लोग किस तरह टैकल कर रहे हैं? देखें, बात यह है कि अब हमने ये जो SOP बनाई है, तो अब ये जो पिछला निज़ाम चल रहा है, जैसे 97 से ये डिस्क्लेरिया बनी हुई है, तो अब हम इसमें आए हैं तो हमारी कोशिश है कि भाई इस निज़ाम को हम नाफिज करें। और हमने पूरी अपनी कोशिश की है और बहुत जगहों पे हमें जहाँ शिकायत मौसूल हुई है कि भाई किसी ब्रोकर ने 1% कमीशन लिया है या 0.5% लिया है, तो हमने उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की है। अब ये कानून बनाया हमने, इस पर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चल के आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। और हमें अपने तमाम जो हमारे जो रियल्टर भाई हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि देखें
2% जो रूल है आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। जब आप खुद अमल करेंगे तो दूसरे देख के उसके साथ जो है वो करेंगे। यानी आपने इसका ज़ाब्ता अखलाक आपने बना दिया है। अब ये खुद ब्रोकर्स को भी चाहिए कि उसको जो है इसको फॉलो करें। अगर उसको यक जुम्बिश कलम अगर ये कह देंगे नहीं हो सकता तो फिर नहीं हो सकता है। खुद उनको भी एफर्ट करनी चाहिए, जिस तरह आपने एक SOP बना के दी हुई है, उनको भी अमल करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर हम मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे, लेकिन आपको एक मैं बात बताऊँ कि आज इंशाअल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम में हम एक सवाल शामिल करेंगे कि लोग जब किसी जगह को लेते हैं तो अक्सर उसमें एक मसाला, एक सवाल आता है। यानी एक तो कॉमन सी बात होती है कि मुझे जो है फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है, लीज़ करानी, इसके बारे में हर कोई जानता है। लेकिन आजकल चूँकि हर चीज़ जो ब्लैक एंड वाइट होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, कंप्यूटराइज होती है, तो जब हम सेल परचेज़ के लिए जाते हैं तो म्यूटेशन के हवाले से एक सवाल हमेशा होता है। तो अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि यार म्यूटेशन होता क्या है, और मेरा ख़्याल से म्यूटेशन क्या होता है ये शायद बहुत से ब्रोकर हजरात भी नहीं जानते होंगे, और फिर ये आएँ बाएँ शाएँ कर रहे होते। तो आज के इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला हम जो है एक वकील साहब से भी इस हवाले से जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है, इसके हवाले से बात करेंगे। और इसके बाद हर प्रोग्राम में म्यूटेशन के मुख्तलिफ जहतों के हवाले से बात करेंगे। इसके बाद लीज़ के हवाले से इसमें कोई सवाल शामिल करेंगे। तो गाहे बगाहे इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। उम्मीद है आप कहीं भी नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है ग़ुलाम मुस्तफ़ा आज़ाद साहब। आप काउंसलर हैं क्लेरिया की जानिब से DA6 जो फ़ेज़ 2 डिफेंस का इलाका कहलाता है, फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन। तो इनसे बात कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा कि बहुत से जो हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं आजकल वैसे कारोबारी हालात ऐसे हैं कि जिसके अंदर लोग मायूसी का शिकार है, कोरोना की वजह से भी और दीगर वैसे ही भी दुनिया भर के जो माशी हालात हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर तरीके से बंद है, लोग अपने लोग भी कम कर रहे हैं। तो एक अगर देखा जाए तो रियल इस्टेट का शोबा ऐसा है कि जिसके अंदर बज़ाहिर कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, लोगों की एफ़र्ट लगती है अपनी बातचीत के ज़रिए, अपने एफ़र्ट्स के ज़रिए, मेहनत के ज़रिए अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा होता है। लेकिन फिर वक्त आप देखें कि इस वक्त ये पोजीशन है कि लोगों के सौदे नहीं हो रहे हैं। तो जो हमारे नए देखने वाले हैं वो इस शोबे में भी आते हैं, और जो पुराने हैं बहुत से लोग बंद करके भी जा रहे हैं। तो इसमें सबसे जो नुमाया उनसे नज़र आता है वो मायूसी का नज़र आता है। यार 3 महीने से हमारा काम नहीं हुआ, या 4 महीने से हमारा काम नहीं हुआ, अगरचे वाकई तशवीश की बात है। तो आपके साथ भी कभी ऐसी सिचुएशन हुई होगी, और अगर नहीं हुई तो आपके अतराफ़ में किसी न किसी के साथ हुई होगी, लोग कहते भी होंगे। तो किस तरह आप समझते हैं कि मोटिवेशन आपको मिलती है, लोगों को मोटिवेट होना चाहिए, किस तरीके से? देखिए, बात ये अनीस भाई, मायूसी तो जो है ना कुफ़र है। ये तो आप अपने जहन से निकाल लें कि भाई मायूसी ओके आप परेशान, वो आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, चाहे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाएं, जैसे अभी गुल अहमद ने मेरे ख्याल में 4-5 हज़ार वर्कर निकाले। तो हर जगह मायूसी को अगर आप अपने ऊपर गालिब कर लेंगे तो आप कभी भी किसी फील्ड में कामयाब नहीं होते। देखें, अच्छे बुरे दिन हर ज़िंदगी में आते हैं, कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है। तो यह है कि रियल एस्टेट में भी होता है ऐसा कि 2 महीने डील नहीं हुई आपकी, 3 महीने डील नहीं हुई। तो इसका मतलब नहीं है कि आप मायूस होकर अपना ऑफिस बंद कर दें और आप किसी और फील्ड में चले जाएं। आप इसी फील्ड से जुड़े रहें। आप अगर सेल का काम करते हैं तो आप रेंट के काम पे आ जाएं। रेंट का काम अगर आप बड़े पैमाने पे करते हैं तो आप छोटे पैमाने पे आ जाएं। अब तो इतना इजी है कि एक फ़्लैट भी अगर आप रेंट पे चढ़ाते हैं तो 25-30 हज़ार रुपये नॉर्मल किराया है उसका। तो वो अगर आप एक महीने में भी एक आध डील कर लेते हैं तो आप 30 हज़ार रुपये आपको मिल जाएंगे। और दूसरा ये है कि हमारे जो कुछ रियल्टर हैं वो अपने अखराजात बढ़ा देते हैं। अब बुज़ुर्ग फरमा गए हैं कि भाई जितनी आपकी चादर है आप उतना पाँव मयाना रवि। तो अपने ख़र्चों में आप एतदाल रखें और अपने काम पे फोकस रखें, तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई कोई मायूसी के बादल छाए हुए। इंशाल्लाह मैं तो रियल एस्टेट की फ़ील्ड को बहुत पॉजिटिव देखता हूँ। बिल्कुल वजह फरमाया। वैसे ये बिल्कुल आपने सही कहा, जब आपकी कोई बड़ी डील हो जाती है
तो उस वक्त हमने देखा है ख़ासतौर पर जो न्यू कमर्स होते हैं वो अपने आपे से, सारे नहीं लेकिन आपे से बाहर हो जाते हैं। मिसाल के तौर बड़ी डील मिल गई तो बड़ी गाड़ी ले लिया, अगर गाड़ी नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, बड़ा मोबाइल ले लिया, 2 लाख का मोबाइल ले लिया। इसके बाद जाहिर बात है कि हालात यकसा नहीं रहते, जब तब्दील हो जाते हैं, जो टायर या जो सर्कल घूम जाता है, इसके बाद वो वही लोग मायूसी की कैफियत में चला जाता है। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बात की कि हमें जो है इस हवाले से ज़रूर देखना चाहिए कि मयान रवि हर जगह पे इख्तियार करनी चाहिए और मेहनत तो हर जगह पे होनी चाहिए। कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं जो हमारे न्यू कमर्स आना चाह रहे हैं, चाहे वो यंगस्टर्स हों या जो बड़ी उम्र के भी हैं, वो भी तो आ सकते हैं ना, इसमें तो कोई भी आ सकता है। नहीं बिल्कुल। तो आप क्या समझते हो, कोई मशवरा देना चाहेंगे? कोई मेरा तो देखें यही मशवरा है कि आप जब इस फील्ड में आएँ तो शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहें। बेसिकली लोग आते हैं इधर इस फील्ड में कि भाई शॉर्टकट मार के हम जो है वो रातों रात जो है वो हम मिलियंस कमा लेंगे। आप हमेशा स्लोली और ग्रेजुअली काम करें, नेक नियति से काम करें, रेपुटेशन बनाएं अपनी, और जो इन्वेस्टर है अपना, आपका ये जो क्लाइंट है, आप उसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। एक बंदा जो करोड़ों रुपए आपके ट्रस्ट पे जो है वो किसी भी सेक्टर में लगा रहा है, चाहे वो DHA सिटी का सेक्टर है या फेज़ 8 का सेक्टर है, तो आप उसकी जो उसका ट्रस्ट है उसको बहाल रखें, ना कि आप शॉर्टकट के चक्कर में उसको कोई ऐसा डील दिला दो कि वो डील लेने के बाद जो है वो 2 साल बैठा रहे कि वो उसका टर्नओवर ही नहीं हो। जी मैं सॉरी से इंटरप्ट करूँगा, कितना फ़र्क देते हैं? बिल्कुल आप अपना तज्जिया बिल्कुल बेबाक होकर बताइएगा। 18 साल कम नहीं होते, है ना, किसी भी फील्ड के अंदर। तो आपके सामने ऐसे भी लोग आए होंगे कि जिन्होंने शॉर्टकट की तलाश में जो गलत रास्ते इस्तेमाल किए होंगे, यानी किसी को बहुत ज़्यादा गलत सौदा पहना दिया कि मुझे फ़ायदा पहुँचे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया होगा। उन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे सौदा अगर मुझसे लेना है तो लें, मैं कमीशन पे काम करूँगा, मैं इस तरह साफ़ सुथरा काम करूँगा। आज अगर 10 साल पीछे चले जाएँ तो 2 ब्रोकर को सामने रखते हुए क्या फ़र्क आज वहाँ से लेकर इस 10 साल के सफ़र में कितना फ़र्क देखते हैं आप? बहुत बड़ा फ़र्क देखता हूँ मैं अनीस भाई। पहले देखें 10 साल पहले जो ब्रोकर्स थे, जो रियलिटर थे, उनका जो है वो एक विज़न होता था या एक उनके अंदर हौसला होता था। आजकल जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं वो नहीं है, वो कहते हैं बस डील हो जाए, चाहे वो उसके बाद उसका क्या बनता है इस चीज़ से उनको सरोकार नहीं है। तो जब तक आप अपनी नीयत सही नहीं करेंगे ना, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमल आमालु बिन्नियात। जब आप अपनी नीयत सही करेंगे, आप अपने इन्वेस्टर को अच्छा डील लेके देंगे तो वो फिर आपके साथ काम करेगा, फिर अल्लाह भी उसमें बरकत डालता है। अच्छा ये बताइएगा, दुनिया भर में आप कहीं पे भी चले जाओ, जो खासतौर पर तरक्की याफ्ता लोग, हम तो तरक्की पजीर हैं, जो तरक्की याफ्ता लोग हैं वहाँ पर तो ये सिस्टम है। बल्कि आप दुबई में भी चले जाए या यात्रा में, जहाँ जहाँ रियल इस्टेट सेक्टर का नाम आता है, वहाँ पर एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। हमने यहाँ पर देखा है कि शायद ये अच्छा भी है और शायद ये अच्छा नहीं भी है। अच्छा इस सेंस में कि हर किसी को एक मौका मिल जाता है कि वो चाहे तो आज रात से रियल इस्टेट का काम शुरू करते हैं, उसको कोई मसला नहीं है। एक तो अच्छी बात है कि चलो एक रोज़गार का सिलसिला आज रात से या अभी से शुरू हो गया, लेकिन थोड़ा सा मामला ऐसा होता है कि एजुकेशन, जो अवेयरनेस आती है वो एजुकेशन से आती है। पाकिस्तान में बिलखुसूस अगर आप कराची के हवाले से बात करें तो आप अभी तक तो मुझे तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा, तो डिफिकल्ट एरिया के हवाले से भी कुछ बताइए, और ये कितना ज़रूरी है कि आपके पास रियल इस्टेट के शोबे के अंदर एजुकेशन इस हवाले से होनी चाहिए। देखिए एजुकेशन तो किसी भी फील्ड में जाएं, एजुकेशन तो मस्ट है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो रोशनी है जो आपको अच्छाई और बुराई की तमीज़ सिखाती है। इस सिलसिले में डिफ्लेरिया ने काफ़ी काम किया है, और हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी जो फ़ाज जाफरी साहब हैं, उन्होंने सुफ़ा यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेट से जो है वो एक प्रोग्राम तरतीब दिया है रियल इस्टेट की आगाही के बारे में, और सुफ़ा यूनिवर्सिटी उसका बाकायदा जो है वो डिप्लोमा देगा, और हम उसमें काफ़ी बच्चे नए आए हैं, नए यंगस्टर्स आए हैं, और काफ़ी जो सीनियर्स ब्रोकर हैं वो भी उसमें क्लासेस ले रहे हैं। क्योंकि ये कोविड आ गया, कोविड-19 आ गया, तो उस सिलसिले में 1-2 क्लासेस हुई, उसके बाद क्लासेस नहीं हुई। तो हम डिफ्लेरिया, कितने अर्से का कोर्स है ये कोर्स? आई थिंक 4 से 6 महीने का है, और इसमें महीने के अंदर जो है वो 4 क्लासेस हैं। तो ये डिफ्लेरिया ने पहली दफ़ा सुफ़ा यूनिवर्सिटी के साथ किया है, और इंशाल्लाह हम एजुकेशन सेक्टर पे भी भरपूर जो है वो मेहनत कर रहे हैं। तो ये सिर्फ डिफ्लेरियंस जितने भी हैं जो आपके मेंबर्स हैं वही
इसमें दाखिला ले सकते हैं, या मिसाल के तौर पर हमारे नाज़रीन में से जो देख रहे हैं अगर वो चाहते हैं कि हम भी कुछ सीख के रियल एस्टेट के काम में, तो अभी कुछ ऐसा सिस्टम है या आगे जाके आपका इरादा है कि हर किसी को शामिल करेंगे जो भी आना चाहे? देखिए, इसमें पहली प्रेफरेंस तो हमारी डिस्क्लेरियन है जो हमारे मेंबर हैं। इसके अलावा कोई जैसे आपके व्यूवर्स में से कोई आता है तो इंशाल्लाह उनको भी हम इसमें ओब्लाइज करेंगे और उनको भी एडमिशन लेके देंगे। नाज़रीन, ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि देखें, जो सादा तरीक़े से काम होता रहा है तो वो हर एक का एक मुद्दत होती है, हर एक का एक वक्त होता है, वो तब तक ही चलता है। आगे जाके आप समझ लीजिए कि वकील के पास जाने से पहले आपको आधा वकील जो मिलेगा वो आपका ब्रोकर मिलेगा, यानी उसके पास इतनी नॉलेज होगी कि वो जब एग्रीमेंट बनाने जाएगा तो आजकल तो ऐसा होता है कि मुस्तफ़ा भाई के एग्रीमेंट का एक पैटर्न सेट होता है, उससे प्रिंट आउट निकालना और आपको दे देना है। हालांकि बहुत सारी ऐसी बात होती है जो आपके क्लाइंट के मुफाद में होती है, आप जानते भी हैं, लेकिन चूँकि आपके पास एजुकेशन ही नहीं होती है तो आप उसमें वो क्लू नहीं डलवा सकते हैं। सीधा सीधा जाता है डॉक्यूमेंट्स वाले का, बोलता है ये सेलर है, ये बायर है, आप इसका जो है एग्रीमेंट बना। फ्यूचर तो मेरे ख्याल से वही उसी का बेहतर होगा जो एजुकेशन के हवाले से इसमें मालूमात रखता होगा इस फील्ड के हवाले से। नहीं, बिल्कुल। देखें, इसमें आए दिन जो है वो नए बायलॉज आते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी आते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से भी आते हैं, DHA की तरफ से भी आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आगाही होनी चाहिए। आगाही आपको तभी होगी जब आप खुद एजुकेट होगे। तो इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस शोबे में आएँ ताकि ये शोबा और मज़ीद तरक्की करे। अच्छा, कुछ इस हवाले से भी कुछ बहुत सारे लोग जो कि मेरे भी इस फील्ड से वास्ता है और रब्ता रहता है लोगों से, नए लोग जो आते हैं, यंगस्टर्स, ख़ास तौर पर हम यंगस्टर्स को इसलिए फ़ोकस करते हैं कि दुनिया भर में अब यंगस्टर्स के ऊपर ही फोकस किया जाता है और यही हमारा मुस्तकबिल है। जी जी। तो वो जब मेरी मुलाकात होती है किसी ऐसे नौजवान से जो इस फील्ड में नया नया आया है या आना चाहता है, आपकी भी होती होगी, तो वो दो सवाल ज़रूर करते हैं कि यार मैं क्यों अपना कमीशन शेयर करूं किसी भी एजेंसी के साथ, क्योंकि बहुत से लोग फ्रीलांस भी काम करते हैं, मैं अपना कार्ड बनवा लूँ और अपने इस काम में लग जाऊँ। बिल्कुल, आप फील फ्री होकर मुझे बताएं, अगर आप पहले के हक़ में तो भी बताते हैं, दूसरे के हक़ में तो भी बताएं, क्योंकि अगर मैं किसी एजेंसी को ज्वाइन करता हूँ तो मेरी मेहनत होगी और मेरी आधी कमीशन या जो कुछ भी उसका तय हुआ होगा मुझे एजेंसी को देना पड़ेगा। अगर मैं फ्रीलांस काम करता हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है, मैं 2 सौदे भी अगर साल के कर लूँ तो उससे ज़्यादा कमा लूँगा। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, फ्रीलांस जो काम करते हैं ना, उनकी मार्केट वैल्यू नहीं होती और उनके ऊपर जो है लोग बहुत कम ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि जब आप एक कंपनी लेके बैठते हैं या आपका एक नाम होता है तो वो नाम कोई रातों रात तो नहीं बन जाता, वो एक मेहनत होती है। जैसे मैं हूँ, अगर मैं काम कर रहा हूँ 18 साल से, मेरी कंपनी है, अब जो भी कंपनी में जो रियल्टर्स काम कर रहे होंगे, अगर वो कोई भी 19-20 उनका मामला होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। अब फ्रीलांसर को आपने कोई बयाना दे दिया या कुछ दे दिया और वो लेके आपका जो है वो भाग गया, तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? तो मैं तो फ्रीलांसर के बिल्कुल भी हक़ में नहीं हूँ। अच्छा, ये भी तो कह सकते हैं ना कि तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं है। बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। तो ये है कि आपको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, फिर उसका भी हक़ है, वो अपनी एजेंसी ज़रूर खोले, लेकिन आपके कहने का मतलब जो मैं समझा हूँ, मैं खुद भी सच्ची बात है ये समझता हूँ कि कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी न किसी के ज़ेरे साया अम्ब्रेला के नीचे काम करें ताकि कुछ सीख ले। क्योंकि क्लाइंट को भी ये नाज़रीन ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जब आप एजेंसी के साथ काम करते हैं उनका तजर्बा होता है। क्योंकि जो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप फ्रीलांस के साथ काम ना करें, लेकिन फ्रीलांसर को ज़रूर मैं मशवरा दूंगा कि किसी ना किसी एजेंसी को ज़रूर ज्वाइन कर लें। हम ये नहीं कहेंगे कि फ्रीलांसर के साथ आप काम ना करें, उनका भी हक़ है, ज़रूर काम करें, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। लास्ट मैं सवाल ये करूँगा, डिजिटल मार्केटिंग आ गई है, व्हाट्सएप है और फेसबुक है। पहले तो ये होता था कि आपके क्लाइंट आप तक महदूद है, आपने डायल किया वो आपके तक, वो आप यानी एक लिमिटेशन थी। अब यह है कि आपका क्लाइंट हर किसी के पास है, तो इससे कितना फ़ायदा हुआ है या आप समझते हैं कि सीनियर ब्रोकर को नुकसान भी हो गया, क्योंकि आप तो एक क्लिक किया 10,000 लोगों तक पहुंच गया। तो आप समझते हैं कि फ़ायदा पहुंच रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, क्या क्या हो रहा है कुछ डिजिटल मार्केटिंग? तो आपको तो पता है दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई है, हर चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे है। तो अभी तो जो नए रियल एस्टेट के जो ब्रोकर आ रहे हैं उनके लिए बहुत आसानी है। हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था कि भाई आप अगर DHA में काम कर रहे हैं तो वही एक इलाका है। अब तो आपके पास फिंगर टिप्स में आप चाहे DHA कराची का काम करें या लाहौर का करें या पिंडी का करें, इसके साथ DHA सिटी है, बैरिया टाउन है, तो आप बहुत ज़्यादा सहूलत है।
तो अच्छा है ये, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो इससे जो है अच्छा काम हो रहा है मार्केट में, और हमें इससे जो है मुस्तफ़ीद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफ़ा आज़ाद भाई, अब हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया हमें और आपने हमें इज़्ज़त दी। अल्लाह आप लोगों को तरक्की दे। मैंने आपको बुलाया, आपके जज्बे को बुलाया, जी जी, आपकी हिम्मत को बुलाया, और इन तमाम बातों से मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, और यकीनन नाज़रीन भी जो देख रहे हैं वो भी मोटिवेट हुए होंगे कि किस तरीके से मुश्किल हालात में। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि माजूरी का जब शिकार हो जाता है तो इसके लिए दो ऑप्शन हो जाते हैं कि अपनी लाइफ को आसान इस तरह कर ले कि जो है समंदर की लहरों के हवाले कर दे, जहाँ भी उसे ले जाए आप इसको कोई सदका दे, ज़कात दे, खैरात दे। ये आम तौर पर कोई गरीब आदमी है तो ये सोचता है कि मैं इस तरीके से चला जाऊँ, या अमीर आदमी है तो वो मायूसी के समंदर में गहराई में चला जाता है। लेकिन सलाम मैं पेश करता हूँ आपको कि माशाल्लाह आपने इस बात को बहुत मोटिवेशन वाली बात की, और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। कोई पैगाम देना चाहें मेमन न्यूज़ के हवाले से, इस स्टूडियो के हवाले से कोई बात करना चाहें, कोई हमारे जो नाजरीन हैं उनको कोई पैगाम देना चाहें, कैमरा हाजिर है। मेमन न्यूज़ से हवाले से मैं बोलूँगा माशाल्लाह बहुत अच्छी काविश है। अल्लाह ताला आप लोगों को इसमें तरक्की दे, और मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने पूरा ये सेटअप आज यहाँ मुलाहिज़ा किया है, बहुत बेहतरीन है। और मैं इंशाल्लाह, मेरी दुआ है और मेरी तमन्ना है कि ये आपका न्यूज़ चैनल जो है वो मज़ीद तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम मुस्तफ़ा आज़ाद हमारे साथ मौजूद है। डिफ़िकल्ट एरिया के आप काउंसलर हैं, काउंसलिंग करते हैं, आप DA6 से आप मुंतखब हुए, और बहुत ज़्यादा और बड़ी तादाद में आपने उस इलाके से वोट हासिल किए, और माशाल्लाह आज तक जो है बहुत, मैं जैसे इनसे बात कर रहा था कि दबंग तरीके से अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। कोशिश यही होती है लोगों के मसाइल को हल करें, लोगों को मोटिवेट करें। इसी बात पे इजाज़त लेंगे इंशाल्लाह ताला, अगले प्रोग्राम में किसी बिल्डर को बुलाएंगे या फिर कोई रियल एस्टेट एजेंट से इसी शोबा जात से वाबस्ता किसी न किसी शख्सियत को बुलाएंगे। मकसद यही होगा कि लोगों को मोटिवेट करें, इस शोबे की तरक्की में, जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं, उनको सामने लाया जाए। तो ये हमारी कोशिश है। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।